So starting up with the quick revision of symmetry. हमारे पास सिमेट्री का पेपर शेयर होता है अबाउट 3 मार्क्स इन पेपर 1। पेपर 2 में इतना ऑफनली नहीं आता। अगर पेपर 1 में नजर नहीं आया तो फिर पेपर 2 में आ सकता है, वरना पेपर 2 में आपको ये नजर नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट और द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, आपके पास दो मेजर चीजें होती हैं सिमेट्री में समझने वाली। पहली है लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, और दूसरा होता है रोटेशनल सिमेट्री, जिसको आप ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अब अगर मैं सिमेट्री की बात करूं कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है और रोटेशनल सिमेट्री क्या है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो आपके शेप को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेगी, और उन दोनों ही पोर्शंस की खास बात यह है कि जब भी आप उन दोनों पोर्शंस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, दे वुड कंप्लीटली ओवरलैप, वो प्रॉपरली ओवरलैप कर जाएंगे, एंड यू वुड सी द टॉप शेप और द टॉप हाफ, लेकिन जो बॉटम हाफ होगा वो आपको नजर नहीं आएगा। सो दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइक इफ आई हैव अ ट्राइंगल ओवर हियर, सो आई हैव डिवाइडेड दिस ट्राइंगल इनटू टू पोर्शंस। अब ये ऐसे डिवाइड हो गया एंड आई ओवरलैप द राइट वन ऑनटू द लेफ्ट ट्राइंगल पोर्शन, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली ओवरलैप कर जाएंगे। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग इज ऑल अबाउट। नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री का सीन ये है कि आप अपने शेप को रोटेट करते हैं। यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप पूरा 360 डिग्री रोटेट करवाएं उसे, और ड्यूरिंग दैट रोटेशन आप जितनी बार भी अपने शेप को ओरिजिनल ओरिएंटेशन में देखेंगे या इनिशियल ओरिएंटेशन में देखेंगे, वो आपकी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। लाइक आई हैव माय रेक्टेंगल प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओवर हियर। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने रेक्टेंगल को रोटेट किया, आई मेड इट इनटू अ वर्टिकल ओरिएंटेशन, और फिर उसके बाद हमने इसको रोटेट करते जाना है। आई कीप ऑन रोटेटिंग इट। तो ये जितनी बार भी रोटेट होकर सेम ओरिएंटेशन देगा, उतनी ही बार हमने रोटेशनल सिमेट्री को काउंट कर लेना है। सो आई हैव गॉट अ टोटल ऑफ 2 रोटेशनल सिमेट्रीज ओवर हियर। पहली बार ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में था, उसके बाद ये वर्टिकल हो गया है, फिर दोबारा रोटेट किया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया एट 180 डिग्रीज। देन आई रोटेटेड एट 90 अगेन, तो हमारी टोटल रोटेशन 270 डिग्रीज की थी, और मेरी जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल हो गई है। नाउ आफ्टर दैट आई अगेन रोटेटेड माय रेक्टेंगल, और मेरी रोटेशन कंप्लीट हो गई 360 डिग्री पे। और अच्छी बात यह हो गई कि मुझे दोबारा से अपनी पहली वाली ओरिएंटेशन नजर आ गई है यहाँ पे। सो इन टोटल आई हैव गॉट 2 रोटेशनल सिमेट्रीज throughout my 360 degrees rotation. So this rectangular shape is considered to have 2 orders of symmetry or 2 rotational symmetries. अब रोटेशनल सिमेट्री कहें या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री का सीन था। अब चलते हैं आगे। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताया था कि 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स अगर आप करेंगे, लाइक नंबर ऑफ इक्वल साइड्स अगर आप करेंगे, तो आपको रोटेशनल सिमेट्री मिल जाएगी। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्राइंगल विल हैव 3 इक्वल साइड्स। तो आपने जब 360 डिवाइडेड बाय 3 किया है, तो आपको रोटेशनल सिमेट्री का एंगल पता चल गया कि कितने डिग्रीज पर ये रोटेट करके सेम ओरिएंटेशन बनाएगा, 120 डिग्रीज पर। ऐसे ही आपने ये स्क्वायर के लिए रोटेशन किया हुआ है, तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, विच मींस कि जब आप स्क्वायर के लिए 360 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो हर 90 डिग्री की रोटेशन पे आपको सेम ओरिएंटेशन नजर आएगी। आप यही काम रेक्टेंगल के लिए भी कर सकते हो। रेक्टेंगल में 2 इक्वल साइड्स होती हैं, सो इफ यू डिवाइड 360 बाय 2 यू विल हैव 180 डिग्रीज। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि 180 डिग्रीज पे आपकी पहली रोटेशनल सिमेट्री आई है, और फिर 360 पर दूसरी रोटेशनल सिमेट्री आई है। मैक्सिमम रोटेशन 360 की ही होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव
the other concept which is related to different shapes with their lines of symmetries and rotational symmetries. अब यहाँ पे हमें लगाना है VIP करके रट्टा. आपने इन चीजों को रटना है, यू नीड टू मेमोराइज देम बाय हार्ट, और उसके अलावा इसमें कोई और लॉजिक नहीं होती. एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये कि जितनी भी हमारे पास इक्वल साइड्स होती हैं उतनी ही मेरे पास रोटेशनल सिमेट्रीज बनती हुई नजर आएंगी. लाइक अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं तो रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 और लाइन ऑफ सिमेट्री भी ऑर्डर 2. और इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट आवर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वहां पर होती हैं 3 इक्वल साइड्स, तो इसीलिए हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज और रोटेशनल सिमेट्रीज बराबर होंगी. फिर आ जाते हैं अगर स्क्वायर पे, तो स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स हैं जिसकी वजह से मेरी लाइंस ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री 4 ईच हो गई हैं. नाउ द सेम गोज विद एनी ऑर्डिनरी और रेगुलर ओरिजिनल शेप, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल शेप होता है. कोई भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए. रेगुलर का मतलब कि उसकी साइड्स बराबर हों और उसके एंगल्स भी बराबर होने चाहिए हैं. जैसे अगर आप पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के एंगल्स इंटरनली बराबर नहीं होते. लाइक राइट और लेफ्ट के एंगल्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस पैरेललोग्राम पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री इक्वल नहीं आ रही, 2 नहीं आ रही दोनों तरफ, विच प्रूव्स कि आपका जो पैरेललोग्राम है वो एक रेगुलर शेप नहीं है. इसमें रेगुलर साइड्स या रेगुलर एंगल्स नहीं है. रेगुलर का मतलब होता है इक्वल. अब अगर हम दूसरे शेप्स को देखें तो आपके पास है काइट. काइट में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 1, क्योंकि इसको हम सेंटर से कट कर सकते हैं, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री इसमें 0 होती है. Then we have any regular polygon. It could be like pentagon, hexagon, decagon, कोई भी इसमें रेगुलर पॉलीगॉन आ सकता है. रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी और इसके सारे इंटरनल एंगल्स भी बराबर रहेंगे. तो इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स होने की वजह से आपकी जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्रीज और उतनी ही रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव प्रिज्म. तो प्रिज्म में जो भी आपकी बेस होती है प्रिज्म में उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स +1 करके आ जाएंगी. यानी आप अगर रेक्टेंगुलर बेस के साथ हैं तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं एंड वी विल हैव 5 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज. कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होंगी? बेस की साइड से एक ज्यादा. लाइक इफ आई एम हैविंग अ रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म है तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 4. अब मैंने क्या करना है? +1 करना है साइड्स में, इट विल बिकम 5 एंड दैट वुड बी माय लाइंस ऑफ सिमेट्रीज. फिर रोटेशनल सिमेट्रीज जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं एज नंबर ऑफ साइड्स. तो अगर हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारी रोटेशनल सिमेट्रीज हो जाएंगी 4. देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमारी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3, क्योंकि वो बेस में ट्रायंगल रखे हुए हैं तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स हो गई हैं 3 और हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हो जाएंगी +1 करके 4. देन वी हैव रोटेशनल सिमेट्रीज व्हिच आर गोइंग टू बी 3. आगे अगर हम मूव करें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं इंटीरियर एंगल से रिलेटेड और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड. तो अगर आप किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाहें तो आपका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n. अब सवाल ये बनता है कि सर ये जो n इतना ज्यादा लिखा हुआ है आपने, तो ये n रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? n बेसिकली हमारे इस पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को. सिमेट्री हो या सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी हो, जहां पे भी आप n को देखेंगे n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स. तो अब अगर हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल निकालना चाहें तो वो कैसे आएगा? n-2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय n करके. देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर एनी पॉलीगॉन. तो अगर आप किसी भी पॉलीगॉन का, वेदर बी इट अ रेगुलर पॉलीगॉन और एन इररेगुलर पॉलीगॉन, आप अगर सम निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 करके. इट विल बी n-2 मल्टीप्लाइड बाय
180 एन अगेन हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स के बराबर है। और अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स काउंट करना चाहूं तो मैं किसी भी शेप के लिए नंबर ऑफ साइड्स डायरेक्टली फ्रॉम द फिगर काउंट कर सकता हूं। I'll just put those number of sides over here। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 को, और मेरे पास आ जाएगा टोटल एंगल का सम, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उन सब का सम आ जाएगा मेरे पास। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पास्ट पेपर्स में। अभी हम पास्ट पेपर्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है टू फाइंड सम अदर इंटीरियर एंगल्स जो कि अननोन होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव formulas for exterior angles as well। तो अगर आप किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहें तो उसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला तो ये यूज कर सकते हैं कि 180 माइनस इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं किसी एक शेप में हूं, लाइक इफ आई हैव ट्राइंगल ओवर हियर, तो ट्राइंगल में जो अंदर वाला एंगल होगा मेरे पास दैट इज गोइंग टू बी माय इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करूं राइट फ्रॉम हियर, तो जो हमारा बाहर एक एंगल बन रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय एक्सटीरियर एंगल, तो वो मेरा एक्सटीरियर एंगल शो कर रहा है। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव our another formula for exterior angle। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स पे यूज होता है। ये फॉर्मूला पहली बार 2019 में असेस हुआ था, उससे पहले ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ कभी पेपर में। तो मई जून 2019 पेपर 1 में ये आ गया था, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको गलत अटेम्प्ट किया या फिर स्किप ही कर दिया। तो एग्जामिनर भाई जो हैं वो बेचारे बड़े परेशान हो गए थे। चीफ एग्जामिनर ने एग्जामिनर्स रिपोर्ट में ये लिखा कि टीचर्स को चाहिए कि फॉर्मूला लाजमी बताएं, काम चोरी से परहेज करें और बच्चों को सारी मैथ्स प्रॉपरली पढ़ाई जाए। तो उसके बाद से हर टीचर ने ये मेक श्योर किया कि ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को बता दिया जाए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2019 के बाद से ये 2 बार और आ चुका है वेरिएंट्स में, और इस बार भी आने का पूरा पूरा चांस है, बिल्कुल आ सकता है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज कैसे होगा, लाइक अगर आप किसी भी एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, वेदर बी इट इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन और हेक्सागन, तो आपकी जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं रेगुलर पॉलीगॉन में। तो उसके लिए अगर मैंने फाइंड करना हो अपना एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करूंगा, आई विल फाइंड इट बाय 360 डिवाइडेड बाय n। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपके पास एक स्टेप में रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल आ जाए। 360 डिवाइडेड बाय n में अगेन n शो हो रहा है, तो n का मतलब क्या होता है आप मुझे बता सकते हो? यस, कैन यू टेल मी व्हाट डज द वर्ड n मींस ओवर हियर? नंबर ऑफ साइड्स, परफेक्ट। तो नंबर ऑफ साइड्स आप काउंट कर सकेंगे, और डायरेक्टली काउंट करने के बाद आपने फॉर्मूला में पुट इन करना है एंड यू विल हैव योर एक्सटीरियर एंगल। Now we had some past paper questions regarding these formulas, तो इनको हम स्किप करके आगे चलते हैं। एंड नाउ वी हैव आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला केस। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला, और उससे रिलेटेड एक पास्ट पेपर का केस ही हमारे सामने है। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं टोटल 5। आई हैव गॉट 5 साइड्स ओवर हियर एंड दीज 5 साइड्स आर मेकिंग अप अ पेंटागन। लेकिन ये एक रेगुलर पेंटागन नहीं है, दैट इज व्हाई वी विल नॉट कंसीडर द फार्मूला ऑफ अ सिंगल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला आप किसी भी पॉलीगॉन पे यूज कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 मुझे करना है। So what I will do is I will just substitute 5 in place of n, और हम कर देंगे 5 minus 2 which is going to be 3। उसको फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है 180 के साथ, and that will return me 540 degrees।
तो मुझे ये पता चल गया कि हमारे जितने भी एंगल्स हैं इंटरनली उन सबका सम कितना है 540 डिग्रीज। अब 540 डिग्रीज में अगर मैं इक्वेट करवा दूं इन सारे एंगल्स, if I equate all of these five angles into 540, so I will have my answer for x। अब ये इक्वेट कैसे होगा, मैंने क्या करना है, हर एक एंगल को पिक करके इनको करना है ऐड और इक्वल्स टू रखना है 540 से। तो आप मुझे जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यू नीड टू एड अप ऑल ऑफ दीज फाइव एंगल्स एंड टेक देम इक्वल टू 540। तो इसको करेंगे सॉल्व और मुझे बताएंगे अपना आंसर। Let me know once you have solved it and got your answer. Okay, so what we need to do here is we need to add up the angles x plus 72 plus 108 plus 50 and take them as equals to 540 degrees। तो अब मैंने ये करना है कि इन सबको करना है सॉल्व एंड आई नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। So we will be having 2x plus 190 plus 50 is equals to 540। तो ये इक्वल्स टू 540 करके आपने इसको करना है सॉल्व और फाइंड करना है x का आंसर। जी सॉल्व हो गया x के लिए। ओके परफेक्ट। तो हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 240 is equals to 540 and x would ultimately turn out to be 150 degrees। डन हो गया। सो वी हैव गॉट आवर आंसर फॉर x एज 150। और अब हम चलते हैं कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे जो है वो पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। लाइक वी हैड क्वेश्चन सेइंग दैट यू नीड टू ड्रॉ ऑन द ग्रिड the shape that has two lines of symmetries and two rotational symmetries। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे रिवर्ट बैक करना होगा अपने
टेबल के ऊपर, जहाँ पे मैंने सारी ही ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनसे रिलेटेड लाइंस ऑफ सिमेट्रीज और रोटेशनल सिमेट्रीज को कवर किया था। और वहां से हम चेक करेंगे कि दो लाइन ऑफ सिमेट्री और दो रोटेशनल सिमेट्री वाला शेप कौन सा है। सो वील रिवर्ट बैक टू आवर टेबल। तो आपको नजर आएगा कि दो लाइन ऑफ सिमेट्री और दो रोटेशनल सिमेट्री वाला शेप है रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस केस में, and you will see it like this. Now it's completely your choice कि आप रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी रखते हैं, लेकिन बस मेक श्योर ये करना है कि वो एक प्रॉपर रेक्टेंगल हो। और आप जब उसको ड्रॉ कर दोगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आते हैं। नाउ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टाइप आर समथिंग लाइक दिस. The examiner would say that you need to draw a quadrilateral with one line of symmetry and zero rotational symmetry. तो हमें चाहिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो और जीरो रोटेशनल सिमेट्रीज हो। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि हमें बाउंड कर दिया गया है ऑन टू अ क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे क्वाड्रिलेटरल पर ही डिपेंड करना है और मेक श्योर करना है कि सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ कर रहे हो हम। सो वंस यू आर डन विद दिस कि हमें क्वाड्रिलेटरल पिक करना है, तो अब हम जाएंगे वापस अपनी टेबल की तरफ। और आपको टेबल से देखकर याद आ जाएगा कि हमारे पास काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल था जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज थी 0। इनफैक्ट द लाइन ऑफ सिमेट्रीज वर 1 और रोटेशनल सिमेट्रीज थी 0। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड शेप। और मुझे ये मेक श्योर करना होता है कि अगर मैं किसी भी ऐसे शेप में हूं जो कि 4 साइडेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। एग्जामिनर ने क्योंकि मुझे बाउंड कर दिया है पहले ही दैट आई नीड टू क्रिएट अ क्वाड्रिलेटरल, तो अगर मेरे पास कोई और शेप भी ऑप्शन में होता तो मैंने उसको ड्रॉ नहीं करना था। सो आई वॉज बाउंड टू डू द क्वाड्रिलेटरल्स ओनली। क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक ही शेप है जो कि काइट है, जिसके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और 0 रोटेशनल सिमेट्रीज होती है। सो दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो मुश्किल पार्ट्स हैं हमारे पास इस चैप्टर में वो रिलेट करते हैं शेडिंग से। शेडिंग बहुत मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में। तो इस चैप्टर की जो सबसे मुश्किल चीज है वो शेडिंग ही है। अब देख लेते हैं कि भाई शेडिंग करनी कैसे है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू like pick up a square or a rectangle। जैसे हमें एक स्क्वायर गिवन है यहाँ पे और एग्जामिनर भाई हमसे कह रहे हैं that you need to shade two squares, you need to shade two squares to have rotational symmetry of order 2। रोटेशनल सिमेट्री कितनी चाहिए मुझे? ऑर्डर 2 की चाहिए। और मुझे शेडिंग भी कितनी करनी है? 2 बॉक्सेस में शेडिंग करनी है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करेंगे स्क्वायर में और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर के साथ गिवन है हमें, तो मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि उस ऑर्डर को देखते हुए रेप्लिकास बनाने होते हैं। लाइक ये हमारे पास एक शेडिंग पहले से मौजूद है, ऑर्डर मेरे पास है 2, तो मुझे इसकी एक और रेप्लिका बनानी है। आई नीड टू क्रिएट वन मोर ऑफ दिस स्क्वायर। तो एक स्क्वायर आपका आउटर बाउंड्री में चल रहा है और एक स्क्वायर सेंटर में मूव कर रहा है। लाइक यू हैव अ स्क्वायर इन द सेंटर एंड यू हैव अ स्क्वायर इन द आउटर बाउंड्री। तो अब आप क्या करोगे? आप इसको अगर रोटेट करवाओगे तो इसने रोटेट करना है वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, एंड इट विल कम ऑन टू दिस साइड।
जो आपकी आउटर लेयर है स्क्वायर्स की, दिस वन इट विल रोटेट एंड कम टू द राइट साइड ओवर हियर। तो अब मेरे पास ये जो स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है, ये रोटेशन के बाद कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें बता दिया गया है कि ऑर्डर कितना चाहिए, ऑर्डर चाहिए 2। तो 2 का मतलब ये होता है कि आप एक साइड को कर देंगे स्किप, यानी जो आपने एक बार रोटेशन किया है अभी उसको आप स्किप करेंगे और सेकंड रोटेशन के ऊपर जाएंगे। सो वंस वी रोटेट इट अगेन, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। जो अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है हमारा पूरा बंच राइट ओवर हियर, it will rotate and come to the right side in the vertical orientation। तो अब ये vertical stance में आ जाएगा and it will come over here। तो जो हमारा स्क्वायर पहले मूव करके यहां पहुंचा था वो अब कहां चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा। और आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेशंस के थ्रू भी शेडिंग बना सकते हैं। शेडिंग बनाने का तरीका क्या है, you will start from the box which is already shaded। उसके बाद आपने अपने सारे बॉक्सेस करने हैं काउंट। you have 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। तो आपके पास अभी जो टोटल काउंट आ रहा है वो कितना है, 16। आपके पास जो पहला बॉक्स है वो शेडेड है, तो आप क्या करेंगे, आप हाफ बॉक्सेस की काउंट को छोड़ के आगे मूव कर जाएंगे। 16 का हाफ कितना होता है, व्हाट इज द हाफ ऑफ 16, 8। आपके पास 8 बॉक्सेस का काउंट आना चाहिए बीच में, उसको छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट बॉक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड यू विल ऑब्जर्व कि आपने जब यहाँ से 8 बॉक्सेस लीव किए हैं, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 और ये आ गया हमारे पास 8, तो आपको नजर आएगा कि आपकी जो शेडिंग है वो अब कहाँ पहुंच चुकी है, 8th बॉक्स स्किप करने के बाद 9th पे पहुंच चुकी है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लाइक यू वर स्टैंडिंग ऑन दी फर्स्ट बॉक्स राइट ओवर हियर। इसके बाद आपने स्किपिंग्स करनी है कुछ, मैंने आपको बता दिया है कि स्किप कितना करेंगे, 16 बॉक्सेस हैं टोटल, डिवाइड बाय 2 करें तो 8 बॉक्सेस बन गए। 8 बॉक्सेस का काउंट स्किप करके आप पहुंच गए यहाँ पे राइट ओवर हियर। तो आपकी जो शेडिंग है वो कुछ इस जगह पे बननी चाहिए। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर इसमें कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ लें अभी, अदरवाइज मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ इसका, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। यस, इज इट परफेक्टली क्लियर? ओके, तो हमारे पास आउटर बॉक्स की आ गई है शेडिंग। अब चलते हैं हम इंटरनल बॉक्स की तरफ। Now for the internal square over here we have the shading। अब इसकी भी हम करेंगे काउंटिंग। So this one is our first box, then we have second, third and fourth। टोटल कितने हो गए हमारे पास बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस हो गए। we will divide by 2, तो हमारे पास काउंटिंग कहाँ पर आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। what we will do is we will just take up the first box from here। एक बॉक्स लेने के बाद हमने एक बॉक्स करना है स्किप एंड वी विल कम डाउन ओवर हियर। तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे अपनी शेडिंग के बाद, और जैसे ही आपने बॉक्स किया स्किप तो आप यहाँ पर पहुंच गए थर्ड बॉक्स पे, एंड यू विल हैव योर शेडिंग राइट ओवर हियर। So this is how you would have your shadings for a perfect rotational symmetry। rotational symmetry order 2 के लिए आपने बॉक्सेस, जो टोटल बॉक्सेस हैं उनको करना है काउंट, और उसके बाद आपने उनको करना है डिवाइड बाय व्हाटएवर द रोटेशनल सिमेट्री इज। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है, आपने डिवाइड बाय 2 किया, यू विल हैव योर नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी स्किप्ड। उनके बाद आपने जो भी स्किप्ड बॉक्सेस काउंट किए
उसको आप काउंट करते जाएंगे और जहां आपका काउंट पूरा हो रहा है वहां पे रुक जाना है आपने। लाइक वी वर ओवर हियर ऑन द फर्स्ट बॉक्स, आई स्किप्ड 8 बॉक्सेस अहेड ऑफ इट और हम पहुंच गए थे अपने 9th बॉक्स की तरफ। तो 9th बॉक्स पे हमारी बन गई है यहाँ पर शेडिंग। ये इसकी ट्रिक है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट लाइक डूइंग ऑल ऑफ दोज एस्टिमेशंस और एनीथिंग। तो यहाँ पर हम आज कंप्लीट करते हैं अपनी क्लास को एंड वील हैव द नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह। तो सिमेट्री हमारा हो गया कंप्लीट और इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ ट्यूसडे को। और नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह होपफुली सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।